हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण के बारे में, अर्थात जो सीटेट की पेडागॉजी होती है हिंदी सब्जेक्ट की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हिंदी शिक्षण से संबंधित जितने भी बिंदु हैं हम उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षण में सबसे पहले भाषा अर्थात लैंग्वेज क्या होती है। तो दोस्तों, जो लैंग्वेज यानी कि भाषा होती है वह हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम होता है वही होती है भाषा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होती है भाषा। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि इसके कुछ और भी प्रकार हैं, अर्थात इसके कुछ और भी कार्य हैं। तो चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जो भाषा होती है, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने के साधक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं और भाषा का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के रूप में करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का साधन होती है भाषा। वहीं भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में भाषा जो है सहायक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम भाषा अर्जन के बारे में, यानी कि एक्यूरेशन के बारे में। तो दोस्तों, भाषा अर्जन क्या होती है, चलिए इसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने का, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करके सीखना और बिना किसी विशेष प्रयास के इसका अर्जन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है कि वह भाषा का अर्जन कर सके। और यह जो भाषा अर्जन होता है वो जो होती मातृभाषा आसानी से होती, मातृभाषा में भाषा का अर्जन आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कैसी प्रक्रियाएं हैं। तो ये दोस्तों, जो भाषा है ये होती है स्वाभाविक प्रक्रिया। जो भाषा अर्जन होती है ये कैसी होती है, ये आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वहीं ये वातावरण का प्रभाव होता है, भाषा अर्जन में वातावरण का प्रभाव होता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आप अर्जन कर पाएंगे आसानी से। और ये कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ये सहज प्रक्रिया भी है। कैसी प्रक्रिया है भाषा अर्जन, ये सहज प्रक्रिया है। अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया भी है। ये अर्जन का संबंध मातृभाषा में ज़्यादा होता है। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी है, मतलब कह सकते हैं आप जिस वातावरण में हैं वहाँ से आप भाषा का अर्जन कर सकते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं, सीधा आप जैसे सुनते हैं देखते हैं वैसे आप बोलना शुरू कर देते हैं। और यह अर्जन मातृभाषा में ज़्यादा होता है, हमने बताया, यानी कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वो वहाँ पर आप आसानी से उस भाषा को जो है ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा अर्जन किस वजह से होता है। जो भाषा अर्जन होता है वो होता किस वजह से है। तो दोस्तों, जो भाषा अर्जन होता है ये हमारे अंदर आंतरिक क्षमता होती है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि से। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है, ये समाज में आता है, तो उससे जो उसके घर परिवार में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा बच्चा आसानी से ग्रहण कर लेता है, अर्जित कर लेता है। और जो देखता सुनता है वही भाषा वो अर्जित करता है। अब बात करते हैं मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा होती क्या है। तो दोस्तों, मातृभाषा होती है भाषा का पहला रूप होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ पर बच्चा पैदा होता है जिस परिवेश में, उस परिवेश में बोली जाने वाली है भाषा उसकी मातृभाषा होती है। जिस परिवेश में बच्चा पैदा होता है, सुनता देखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसकी डिफिनीशन क्या है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा अपनी बात कहने के और समझाने के लिए सक्षम होता है मातृभाषा में। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चा स्कूल आने से पहले जो घर परिवार में भाषा बोलता है उसकी मातृभाषा होती है और उस मातृभाषा में ही अपनी बात जो है बताने और समझाने में बच्चा सक्षम होता है। अब हम बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में कि भाषा अधिगम क्या होती है। अभी हम आपको बताएंगे भाषा अर्जन और अधिगम दोनों में अंतर भी बताएंगे। तो अब बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या होती है, अधिगम के प्रयासों की आवश्यकता इसमें पड़ती है।
चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होती हैं, शिक्षणों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम कैसी है? औपचारिक है। बल्कि जो भाषा अधिगम है वो कैसी है? भाषा अधिगम औपचारिक है और भाषा अर्जन कैसी है? वो अनौपचारिक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हम आपको अभी जो अंतर बताएंगे उसमें समझाएंगे। वहीं दोस्तों भाषा अधिगम के बारे में, अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा में है। भाषा अधिगम का जो संबंध है वो किस भाषा से है? सेकंड लैंग्वेज से है, यानी कि दूसरी भाषा से। वहीं यह कैसी प्रक्रिया है? यह जो है चेतन प्रक्रिया है। यह प्रयासपूर्ण इसमें रहना पड़ता है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। यह औपचारिक माहौल चाहिए इसके लिए, औपचारिक माहौल चाहिए, यानी कि जब इस आप भाषा अधिगम करते हैं तो उसमें माहौल चाहिए, जैसे कि आप कक्षा में रहें तो वहाँ पर का जो माहौल होता है उस हिसाब से आप सीखते हैं। आगे दोस्तों, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण प्रबंध से सीखी जाती है। किसके अनुसार? यहाँ पर देखिएगा कुछ जो हैं वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार कौन से किसके अनुसार क्या होता है? तो स्किनर के अनुसार क्या होता है? भाषा अनुकरण करके सीखी जाती है। वहीं वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। और नेक्स्ट है व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। व्याकरण को किस में सिखाया जाना चाहिए? संदर्भ से सिखाना चाहिए। वहीं भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। ठीक, यह है भाषा अधिगम आपका। अब भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर देखते हैं। किसमें? भाषा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर होता है उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो एक तरफ आपका ये हो गया भाषा अर्जन, ये हो गया आपका भाषा अर्जन, और ये हो गया आपका भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा जो अर्जन है वो अचेतन प्रक्रिया है, जबकि जो आपका अधिगम है ये आपकी चेतन प्रक्रिया है। अर्थात आप जो भाषा अर्जन के मतलब चेतन की जो उसमें चेतन की जरूरत नहीं होती, अचेतन मन से भी आप इसको सीख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पर बैठे होंगे अपने पर्यावरण में वहाँ से आप भाषा का अर्जन कर सकते हैं, लेकिन भाषा अधिगम में आपको चेतन मन की आवश्यकता होती है। वहीं आपका जो होता है भाषा अर्जन वो होता है स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि जो अधिगम है ये भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया है, जबकि आपका भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन कैसा होता है? ये मातृभाषा में होता है, और भाषा अधिगम कैसे होते हैं? ये दूसरी भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज में होती है। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जन व अधिगम का मुख्य अंतर क्या होता है। भाषा अर्जन और अधिगम में जो मुख्य अंतर होता है उसके बारे में चलिए हम आपको बात करते हैं। तो भाषा दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? वातावरण का अंतर होता है। दोनों में वातावरण का अंतर होता है। अर्जन में जहाँ पर आप रहेंगे अपने घर परिवार समाज में वहाँ पर आप सीख सकते हैं खुले वातावरण में, मतलब वहाँ पर वातावरण जो है क्या बोलते हैं अधिगम के समय आपको वातावरण का सबसे बड़ा ध्यान रखना, जैसे माहौल बनना। कक्षा में बैठेंगे अधिगम के लिए तो वहाँ पर वातावरण चाहिए। वहीं मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, मातृभाषा अर्जित की जाती है, और जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो अधिगम के तहत सीखी जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाओं को अर्जित कर सकता है, कहाँ पर? वातावरण के द्वारा। अब बात करते हैं लक्ष्य भाषा यानी कि टारगेट लैंग्वेज के बारे में। लक्ष्य भाषा क्या होती है? दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। लक्ष्य भाषा कैसी क्या होती है? ये दूसरी भाषा या स्कूली भाषा होती है। मातृभाषा यानी मदर टंग क्या होती है? ये भाषा का पहला रूप होता है, भाषा का पहला रूप होता है, और ये हमेशा अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती, यह हमेशा अर्जित की जाती है। अब बात करते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप देखते हैं हम दोस्तों। जो मातृभाषा होती है यानी कि मदर टंग, तो यह पहला रूप होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? नेशनल लैंग्वेज। कोई भी संवैधानिक भाषा नहीं, इसका कोई नहीं है जो राष्ट्रभाषा, ये कोई भी नहीं है, जबकि हिंदी जो है वो राज्य भाषा है। अब राजभाषा कौन सी है? ये हिंदी, हमने बताया ना, जो राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपकी हिंदी अनौपचारिक भाषा है। 1963 के OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 फर्स्ट के तहत जो है हिंदी एक राजभाषा है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी सीखने के चरण। हिंदी सीखने के चरण कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला होता है कूकना। हिंदी सीखने के चरण में पहला होता है कूकना यानी कि कुकिंग। ये जो है 6 सप्ताह
से शुरू हो जाता है 6 सप्ताह तक। और बलबलाना जो होता है ये 1 माह से 6 माह के बीच में होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले कूकना सीखता है 6 सप्ताह तक, उसके बाद 1 माह से 6 माह के बीच में जो है वो बलबलाना शुरू कर देता है। और एक शब्द का चरण यानी कि 1 वर्ड स्टेज 1 साल से 4 साल के मध्य में होती है। टेलीग्राफिक व 2 शब्दों का चरण 18 माह से 24 माह तक यानी कि 1.5 साल से 2 वर्ष तक का रहता है 2 शब्दों का चरण। उसके बाद लंबे उच्चारण कब से कब तक सीखता है बच्चा? 2 साल से 4 साल तक बच्चा लंबे उच्चारण करना सीखने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार अब देखते हैं भाषा सीखने के चरण। तो जो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार क्या होता है, ये 1 साल में जो बच्चा होता है वो 3 शब्द सीखता है। 2 साल में कितने सीख लेता है? 272 शब्द सीख लेता है। 5 साल में 2072 शब्द सीख लेता है। किसके अनुसार? ये है प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार जो है सीखता है बच्चा इतने शब्द। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। किसके बारे में? भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। पहला कौन सा है? पहला है व्याकरण विधि। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में सबसे पहले आता है व्याकरण विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा है जो है सम्मिश्रण विधि, यह और 5वां है संप्रेषण विधि, और 6वां है आगमन विधि। 6वां कौन सा है? यह है आगमन विधि। वहीं 7वां है निगमन। आगमन और निगमन 6वां और 7वां है। अब बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण विधि के बारे में। इसके बारे में पहली विधि जो हमने आपको बताई व्याकरण विधि के बारे में। तो दोस्तों जो है इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है और इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। वहीं दूसरे विधि की बात करें तो यह व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप से प्रचलित रही है। अगला पॉइंट है इसमें व्याकरण और अनुवाद की 2 विधियाँ परस्पर संयोजित रही हैं। अगला दोस्तों इस विधि में जो बच्चे लक्ष्य भाषा के पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं किंतु बोलना ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं बोलने के। और इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। अब है तीसरी विधि प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में होता है व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का अविभाज्य होता है और इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ अन्य भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा ही आधार बनाई जाती है। और चौथी विधि है सम्मिलित भाषा। अब यहाँ पे क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी लेकिन आगे फिर से इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहीं कहीं पर ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सम्मिलित विधि में क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों में जो है सम्मिश्रण होता है और इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। अगली विधि दोस्तों संप्रेषण विधि। संप्रेषण विधि है और संप्रेषण विधि का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि प्रक्रिया और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा का संरचना सीखना है और यह स्वाभाविक रूप से प्रयोग पर बल देती है, संप्रेषण के माध्यम से सीखी जाती है। अगला है आगमन विधि। ये 6वीं विधि है आगमन विधि। ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन जो होती है वो किधर से किधर चलती है? तो दोस्तों ये उदाहरण से नियम में चलती है आगमन में। निगमन में इसका जिस्ट उल्टा हो जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण में सामान्य से ज्ञात अज्ञात की ओर चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए पहले संज्ञा के उदाहरण देते हैं, बाद में जो है इसको परिभाषित करते हैं। अब 7वीं और अंतिम विधि है निगमन विधि। ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है निगमन विधि में। और उदाहरण के लिए बात करें तो पहले इसमें
परिभाषा बताना और उसके बाद उदाहरण और सवालों को हल करवाना। अब जीन पियाजे के अनुसार है, उसके बारे में कुछ बता दें आपको। जीन पियाजे के अनुसार तो अहम केंद्रित वाक्य और जीन पियाजे की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। अब बात करते हैं अहम केंद्रित वाक्य होता क्या है। तो अहम केंद्रित वाक्य जो होता है, ये अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है कि बच्चा खुद से बोल कर बात करता है। ये 2 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में होता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अहम केंद्रित वाक्य करते हैं, यानी कि खुद से बातचीत करते हैं। भाषा एवं विचार, ये जीन पियाजे के अनुसार है। भाषा एवं विचार, तो जीन पियाजे कहते क्या हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। इसमें बहुत विवाद रहा है। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे का कहना है कि विचार से पहले भाषा आती है और विचार भाषा से सुनिश्चित भी करते हैं। वहीं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा परिवेश में अंतःक्रिया करके सीखता है। जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, बालक जो होता है अंतःक्रिया करके परिवेश में सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं तथा समझा भी सकते हैं। वहीं लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम भी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है। तो आपको जहाँ पर सामाजिक संस्कृति मिल जाए वहाँ पर आप लेवाइगोत्स्की को टिक कर सकते हैं और आपका जो आंसर होगा वो 90% सही हो जाएगा। अंतरीकरण के बारे में बात करें यहाँ पर। अंतरीकरण के बारे में तो यह बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है और यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होता है। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सामाजिक वाक, या ये 2 वर्ष की उम्र तक होता है सामाजिक वाक। और निज वाक कब होता है? ये निज वाक होता है 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच में। और आंतरिक मौन वाक ये 6 वर्ष के बाद होता है। अब बात करते हैं भाषा और विचार के बारे में। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। जबकि हम फिर से आपको दिखा दें यहाँ पर जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, पहले आपके विचार आए फिर भाषा आई है जीन पियाजे के अनुसार। ये वाइगोत्स्की के अनुसार हमने बताया ये दोनों स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं। अब देखते हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है और जिसे भाषा अर्जन यानी कि लेड कहा जाता है। लेड का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला पॉइंट है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल यानी कि व्याकरण से संबंधित हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यानी कि लेड हमारी सहायता करता है। अगला पॉइंट है भाषा अर्जन यानी कि लेड 5 साल से ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो शुरुआत के 5 साल होते हैं उसको आप जिस भाषा में छोड़ देंगे, जहाँ पर भाषा यूज होगी उस भाषा को वो आसानी से सीख जाएगा, उस भाषा का आसानी से अर्जन कर लेगा। इसलिए जो शुरुआती के 5 साल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की भाषा अर्जन करने के लिए। अब बात करते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम से ही होते हैं। ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ग्रहात्मक कौशल जो होते हैं ये आपका सुनना और पढ़ना होता है, ये ग्रहण कर सकते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं? जिसे आप अभिव्यक्त करते हैं तो आप किसी भी चीज़ या किसी भी बात को लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। अब बात करते हैं भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम। तो भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है? तो पहले नंबर पर आता है आपका सुनना, तीसरे नंबर पर आता है पढ़ना, दूसरे पर आता है बोलना और चौथे पर आता है लिखना।
ये सुनना जो है ये आपका पहले नंबर पर होता है, बोलना आपका दूसरे नंबर पर होता है, और पढ़ना जो आपका होता है ये तीसरे नंबर पर आता है, और जो लिखना होता है ये चौथे नंबर पर आता है। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत या फिर अंतर संबंधित होते हैं। ये चारों जो होते हैं ये अंतर संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, हमने अभी आपको बताया। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के क्रम सीखे जाते हैं, किंतु केवल इसी क्रम में ही सीखे जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप पहले सुने फिर बोलें और पहले पढ़ें फिर लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये कहा गया है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र तो होते हैं। सुनना क्या होता है? बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण कराना, कहानी व कविता सुनना, ये होता है आपका सुनना। और बोलना क्या होता है? कविता का पठन करवाना, संवाद कर सकते हैं, और मौखिक प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं। तो ये बोलने का आपका बोलना सिखाने के लिए होता है। और पढ़ने के लिए क्या होगा? पढ़ने के लिए आप पढ़ने के कौशल को वाचन भी करा सकते हैं। पढ़ना दो प्रकार का होता है, मौन कौशल और सस्वर पठन। मौन पठन और सस्वर पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। अब मौन पठन क्या होता है? मौन पठन में बच्चा ध्यान लगाकर बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, तेज़ी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय भी पढ़ सकेगा। वहीं आपका सस्वर पठन के अंतर्गत सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। सस्वर पठन में रस भी आता है। लिखने में क्या होता है? लिखना जो अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की स्पेलिंग जो होती है, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए संस्कृत लेख का प्रयोग किया जाता है। लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो लेखन जो है सुंदर लेखन, संस्कृत लेखन के अंतर्गत बर्तनों जो है जो वर्तनी होती है, वर्तनों की अशुद्धियाँ दूर की जा सकती हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं, यहाँ पे बर्तन हो गया, बर्तन नहीं ये बर्तन है, यहाँ पे बर्तन होगा। तो बर्तन की यह शब्दों की अशुद्धियाँ दूर करना होता है। और अनुलेख के अनुसार अक्षरों का अनुरेखण यानी कि ट्रेस करना। अब बात करते हैं भाषाई विकार कौन कौन से होते हैं। तो भाषाई विकार कौन कौन से होते हैं, ये कई बार ये भी पूछा गया है। तो भाषाई विकार जो होते हैं ये यानी कि लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। तो ये होता है, पहले होता है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? तो दोस्तों अफेजिया जो होता है, अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के प्रयोग में समस्याएं होती हैं। वहीं दूसरा है डिस्लेक्सिया। दूसरा कौन सा है? डिस्लेक्सिया है। इसमें क्या होता है? ये पठन अक्षमताएं होती है, पढ़ने और लिखने में समस्या होती है डिस्लेक्सिया के अनुसार। त्रिक्षण यानी कि त्रिआयामी क्या होता है? तो ये जॉन डेवी के अनुसार होता है त्रिआयामी प्रक्रिया। इसमें छात्र, अध्यापक और विषय वस्तु ये त्रिआयामी होते हैं। जो आपका अध्यापक आप हो गए, सीखने वाला छात्र हो गया और विषय वस्तु ये होती हैं त्रिआयामी। ठीक। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? यानी कि टीचिंग मैक्सिमम्स। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त और सरल से जटिल की ओर चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों दृश्य सामग्री जो यानी कि चार्ट, और श्रव्य सामग्री यानी कि रेडियो। दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी कि टीवी। क्रिया सहायक सामग्री यानी कि फील्ड ट्रिप। दृश्य में आप जिसको देखते हैं दृश्य सामग्री वो होती है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं और चार्ट में देखते हैं, तो वो हो गई आपकी दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री क्या होती है? जिसके द्वारा आप सुनकर सीख सकते हैं, अर्थात जो आपका रेडियो हो गया। वहीं आप जो है दृश्य श्रव्य दोनों के द्वारा सीख सकते हैं, यानी कि जो टीवी होती है उसमें आप देखते भी हैं और उसके बाद सुनते भी हैं, तो इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी हो गई। क्रियाकला सामग्री क्या हो गई? फील्ड ट्रिप यानी कि मैदान। अब हम बात करते हैं दृश्य सामग्रियों के बारे में, यानी कि विजुअल एड्स के बारे में। तो ये कौन कौन से होते हैं?
दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं आपका श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, चार्ट और मानचित्र, ये सभी जो होते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं यानी कि हियरिंग एड, तो ये होते हैं आपका रेडियो, जो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर, ये सब आते हैं श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत। अब बात करते हैं दृश्य और श्रव्य दोनों यानी कि ऑडियो वीडियो जो है ऑडियो विजुअल ऐड के बारे में। तो होता है फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न और चलचित्र, ये तीनों होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं? ऑडियो वीडियो ऐड दोनों यानी कि ऑडियो विजुअल। अब बात करते हैं क्रिया सहायक सामग्री के बारे में। तो ये किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो होता है मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के उद्देश्य क्या होते हैं? अब बात करते हैं अवलोकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो जो शिक्षक के छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीख गया, ये होता है जो है आकलन का उद्देश्य होता है। वहीं छात्रों की समस्या को दूर करना, ये भी आकलन होता है। छात्रों की योग्यता, रुचि और कौशल को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि तैयार करना होता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है आकलन प्लस मापन। आकलन जो होता है असेसमेंट, यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। आकलन है कि असेसमेंट में क्या देखा जाता है? देखा जाता है कि बच्चे कैसे सीखता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या देखा जाता है? यह देखते हैं कि बच्चे में कितने प्रतिशत बच्चे ने सीख लिया है। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का ही हिस्सा हैं। अब बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है निदानात्मक का परीक्षण? तो ये होता है जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या जो है कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की सफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है यानी कि रेमेडियल टीचिंग। तो ये होता है जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण कराता है, तो यह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब यहाँ पे एक नोट भी आया है, तो नोट क्या है? निदान के बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। पहले निदान होगा, निदानात्मक शिक्षण, उसके बाद आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? तो देखते हैं उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। तो दोस्तों ये होता है इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है। ये होता है उपलब्धि परीक्षण। वहीं दूसरा पॉइंट है भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक संयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। तो ये जो है उपलब्धि परीक्षण होता है। अब बात करते हैं हम दक्षता परीक्षण की। तो दक्षता परीक्षण क्या होता है? दक्षता परीक्षण के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करते हैं या फिर यह जाना जाता है कि जो शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी है वह शिक्षण विषय में कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना पहुँच गया है। अब हम बात करते हैं अभिरुचि शिक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? तो इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। दूसरा पॉइंट है यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। तीसरा पॉइंट है इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षण के लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कौशल
के बारे में, यानी कि मुख्य कौशल यानी कि प्राइमरी स्किल क्या होती हैं। तो प्राइमरी स्किल क्या होती हैं, ये होता है आपका सुनना और बोलना, ये दोनों मुख्य स्किल होती हैं। पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन होता है आपका बोलना और लिखना, ये होता है आपका पुनर्बलन। बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता तो ये होता है दोस्तों एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है, मतलब बहुत सारी भाषा जिस बच्चे को आती हैं ये होता है आपका, ये कैसा होता है, ये संसाधन होता है कि किसके अनुसार, एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। बहुभाषिकता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होने चाहिए। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, तो ये टेक्स्ट बुक होती हैं दोस्तों कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है ये कई संसाधनों में से एक संसाधन तो है लेकिन ये एकमात्र संसाधन नहीं है। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, ये रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए यानी कि बोलचाल की भाषा में, यह व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये सभी जो है, ये सभी बिंदु जो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित होने चाहिए। अब बात करते हैं हम त्रिभाषा के बारे में, त्रिभाषा सूत्र के बारे में। दोस्तों 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किस आयोग के द्वारा और कब आई। तो दोस्तों ये कब दी गई, ये 1964 से 66 में जो कोठारी आयोग गठित हुआ था उसके द्वारा त्रिभाषा की संकल्पना दी गई थी। अब पहला पॉइंट इसमें है कि पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, इस कोठारी आयोग के अनुसार ये संकल्पनाएं दी गई थी। दूसरा बिंदु था द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा था इस आयोग के द्वारा दी गई संकल्पना के अनुसार तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया गया हो। तो ये था त्रिभाषा सूत्र। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का शिक्षण, और ये हिंदी में नहीं बाकी सीटेट के जो और भी विषय उसमें पैडागॉजी आती है उन सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।